जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, आज है संडे और संडे को जैसा कि आप सभी को पता है कि आज होना है सुपर फर्स्ट रिवीजन। इसीलिए बिहार डीएलएड के जितने भी प्रिय साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े और आज के सेशन में हमारे साथ करें सुपर फास्ट रिवीजन और जांच करें कि आपकी तैयारी कितनी है। साथियों, अंत में आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ, कमेंट बॉक्स में आपको हर हाल में अंत में बताना है। साथियों, चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो आप सभी साथी पेन को भी लेके बैठ जाएं और अपना स्कोर काउंट करते चले। साथियों, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में है कि क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है। देखिए आपका प्रकाश ना हवा से कांच तक यात्रा करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। साथियों, फटाफट आप जवाब दीजिए। देखिए आज कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि ये सामान्य रेखा की ओर झुकता है या फिर ये सामान्य रेखा से दूर झुक जाता है या फिर साथियों कोई बदलाव नहीं होता है या फिर ये सामान्य रेखा के समानांतर हो जाता है। फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है। तो देखिए साथियों, हवा से जब कांच तक यात्रा करेगा ना तो आपका क्या हो जाएगा, ये सामान्य रेखा की ओर झुकेगा। क्या होगा साथियों, सामान्य रेखा की ओर झुकेगा क्योंकि आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, इसलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे पहले के बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। देखिए साथियों, दूसरा प्रश्न आपके सामने में है कि आकाश जो है, यहाँ पे खाली जगह आपको क्वेश्चन मार्क में बताना है कि कारण नीला दिखाई देता है। यानी आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। क्या विक्षेपण के कारण नीला दिखाई देता है या प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है या अपवर्तन के कारण या फिर परावर्तन के कारण। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए आकाश जो है ना वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश आपका नीला दिखाई देता है। यानी दूसरे सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों, दूसरे के बाद बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर फटाफट। देखिए आप सभी साथी अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। देखिए साथियों, तीसरा प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है। बताइए जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है। क्या साथियों तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा या फिर साथियों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा या फिर बताइए आप लोग कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए जल विद्युत संयंत्र में ना वो आपका क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किससे, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे तीन के बाद चौथा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है कि जब लकड़ी जलती है तो किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है। बताइए जब लकड़ी जलती है तो किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है। क्या रासायनिक से उष्मा और प्रकाश ऊर्जा या फिर उष्मा से रासायनिक ऊर्जा या फिर यांत्रिक से उष्मा ऊर्जा या फिर विद्युत से उष्मा ऊर्जा। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि जब लकड़ी जलती है तो किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाएगा वो आपका कि रासायनिक से उष्मा और प्रकाश ऊर्जा। क्या हो जाएगा, रासायनिक से उष्मा और प्रकाश ऊर्जा। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे चार के बाद पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने में आ चुका है, आप लोग फटाफट अपना स्कोर काउंट करते चले। क्या है कि डीजल इंजन में ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है। बताइए डीजल इंजन में ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है। क्या रासायनिक से यांत्रिक में रूपांतरण या फिर यांत्रिक से उष्मा में रूपांतरण या फिर विद्युत से यांत्रिक में रूपांतरण या फिर उष्मा से रासायनिक में रूपांतरण। फटाफट 5 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए डीजल इंजन में ना ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, तो आपका रासायनिक से यांत्रिक में रूपांतरण होता है। किससे, रासायनिक से यांत्रिक में रूपांतरण होता है। यानी 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे 5 के बाद छठे प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, छठा प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है परंतु तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइए किस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है परंतु तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या वो उबलना में या फिर वाष्पीकरण में या फिर ऊष्मा संचरण में या फिर स्थिति परिवर्तन में। बताइए साथियों इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, वो 6 का हो जाएगा डी। यानी स्थिति परिवर्तन में क्या होता है, आपका ऊष्मा का स्थानांतरण होता है परंतु तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे 6 के बाद सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। सातवां प्रश्न देखिए आप, क्या है कि एक ही तापमान वाली दो वस्तुएं हमेशा
एक ही खाली जगह में होती है? बताइए, एक ही तापमान वाली दो वस्तुएं हमेशा एक ही खाली जगह में होती है? क्या एक ही द्रव्यमान में होती है, या फिर एक ही घनत्व में होती है, या फिर एक ही ऊष्मा में होती है, या फिर एक ही तापीय स्थिति में होती है? तो साथियों 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि एक ही तापमान वाली दो वस्तुएं हमेशा एक ही तापीय स्थिति में होती है, यानी 7 का आंसर हो जाएगा डी। साथियों 7 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने में है, फटाफट आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिए कि तापमान का एसआई इकाई क्या है? ये तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? क्या डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर जूल, या फिर केल्विन? तो आप सबको पता है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा साथियों? केल्विन हो जाएगा, यानी 8 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 8 के बाद बढ़ेंगे 9वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। देखिए 9वां प्रश्न आपका है कि विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आवश्यक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आपका अस्थायी चुंबक की आवश्यकता है, या फिर लोहा की कोर और तार की आवश्यकता है, या फिर लकड़ी और तार की आवश्यकता है, या फिर प्लास्टिक और बैटरी की आवश्यकता है? तो देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए ना आपका लोहा की कोर और तार की आवश्यकता होती है। किसका? लोहा की कोर और तार की आवश्यकता होती है, यानी 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये रहा 10वां प्रश्न आपके सामने में, जवाब दीजिए आप लोग कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? बताइए, क्या आपका फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम प्रयोग किया जाता है, या फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है, या फिर दायां हाथ का अंगूठा नियम प्रयोग किया जाता है, या साथ ही स्नेल का नियम का? तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। अगर आपको लगे कि फटाफट हो रहा है तो आप वीडियो को रोक करके तब उसका आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो देखिए 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी दायां हाथ का अंगूठा नियम। दायां हाथ का जो अंगूठा नियम है ना साथियों, वही इस सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11वां प्रश्न आपका क्या है साथियों? 11वां प्रश्न आपका है कि एक विद्युत जनित्र यानी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, या फिर चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर एक ऑप्शन गायब हो गया साथियों? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए विद्युत जनित्र जो है ना, वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों 12वां प्रश्न आपके सामने में है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा? क्या वेग नियत होता है, या फिर दूरी नियत होती है, या फिर साथियों विस्थापन नियत होता है, या फिर साथियों चाल नियत होती है? बताइए एक समान वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा? तो देखिए एक समान वृत्तीय गति में ना जो चाल है ना साथियों, चाल नियत होती है। चाल नियत होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत होती है, यानी 12 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 12 के बाद बढ़ेंगे 13वां प्रश्न की ओर। देखिए 13वां प्रश्न आपका क्या है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? गति का जो पहला समीकरण है साथियों, जो आपको क्या होता है v = u+at, यानी v = u+at, ये आपका गति का पहला समीकरण है। बोला है कि किसके बीच संबंध को दर्शाता है? क्या स्थिति और समय के बीच में, या फिर स्थिति और वेग के बीच में, या फिर वेग और समय के बीच में, या फिर वेग और त्वरण के बीच में? किसके बीच में संबंध को दर्शाता है साथियों? फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए जो आपका गति का पहला समीकरण है ना, वो आपका वेग और समय के बीच, किसके बीच? वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 13 के बाद बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा 14वां प्रश्न आपका। पढ़िएगा कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए, क्या न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन के कोई भी नियम नहीं? तो साथियों देखिए बस में जब आपको अचानक ब्रेक लगने पर आगे पीछे होते हैं ना, तो आपका क्या होता है? न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा, यानी 14 का आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 14 के बाद बढ़ेंगे 15वां प्रश्न की ओर फटाफट। देखिए 15वां प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम जातीय मिश्रण है? बताइए कौन सा एक विषम जातीय मिश्रण है? क्या हवा है, या चीनी का घोल है, या मिट्टी है? साथियों फटाफट बताइए कौन सा एक विषम जातीय मिश्रण है? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो मिट्टी है ना साथियों, मिट्टी ये आपका विषम जातीय मिश्रण हो जाएगा। मिट्टी क्या हो जाएगा? विषम जातीय मिश्रण, यानी 15 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न की ओर।
ये देखिए साथियों 16वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है। बताइए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है साथियों। क्या ये मिश्रण है, या फिर ये तत्व है, या यौगिक है, या फिर धातु मिश्र धातु है। बताइए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है साथियों, ये आपका तत्व है। क्या है, ये तत्व है। यानी सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ेंगे 16 के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। 16 के बाद 17वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों आप लोग अपना स्कोर को भी काउंट करते चले। चलिए 17वां प्रश्न की ओर। देखिए 17वां प्रश्न आपके सामने में है। प्रश्न संख्या 17 आप देखिएगा कि स्टील किस प्रकार का पदार्थ है। आपको पूछा है कि स्टील किस प्रकार का पदार्थ है। क्या स्टील यौगिक होता है, या फिर वो सजातीय मिश्रण है, या फिर विषम जातीय मिश्रण है। बताइए साथियों स्टील जो है वो आपका किस प्रकार का पदार्थ है। तो ध्यान रखिएगा स्टील जो है ना साथियों वो आपका सजातीय मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सजातीय मिश्रण हो जाएगा। यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते हुए चले बढ़ेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न की ओर। देखिए साथियों 18वां प्रश्न आपके सामने है। बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन होता है ना में मुख्य रूप से कौन गैसें जिम्मेदार होती है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैसें मुख्य जिम्मेदार होती है। क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जल, या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर साथ ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, या फिर मीथेन और ऑक्सीजन। तो देखिए अम्लीय वर्षा के लिए ना जो जिम्मेवार होता है वो आपका SO2 और NO2 होता है। कौन साथियों, SO2 और NO2 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 18 के बाद बढ़ते हैं 19वां प्रश्न की ओर। इसी तरह से आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलें, फिर अंत में आप लोगों को बताना है। देखिए 19वां प्रश्न है। जो एंटासिड है ना जिसको तुषार बोलते हैं, किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये तुषार होते हैं ना साथियों, 19वां प्रश्न, ये किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। क्या आपका अम्ल होते हैं, या क्षार होते हैं, या लवण होते हैं, या फिर एक ऑप्शन साथियों उस पार चले गया है। तो बताइए जो एंटासिड है वो किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका एंटासिड होता है ना साथियों ये आपका क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नहीं, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा। चलिए 19 के बाद बढ़ते हैं 20वां प्रश्न की ओर साथियों। देखिए 20वां प्रश्न आपके सामने में है, फटाफट जवाब दीजिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। क्या सोडियम क्लोराइड है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या कैल्शियम क्लोराइड है। साथियों फटाफट जवाब दीजिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है ना ये आपका हो जाएगा NaCl। उसके बाद आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये आपका NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 हो जाएगा। अब बताइए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ेंगे 20 के बाद 21वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों फटाफट। देखिए 21वां प्रश्न आपके सामने में है साथियों। किसी रासायनिक अभिक्रिया, पढ़िए आप लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का संरक्षण किस सिद्धांत द्वारा बताया जाता है। बताइए किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्य का संरक्षण है वो किस सिद्धांत द्वारा बताया जाता है। क्या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, या फिर गति का नियम, या फिर द्रव्य संरक्षण का नियम। तो साथियों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना द्रव्य का जो संरक्षण सिद्धांत है वो आपका द्रव्य संरक्षण नियम द्वारा बताया जाता है। किसके द्वारा, द्रव्य संरक्षण नियम द्वारा बताया जाता है। यानी 21 का आंसर हो जाएगा सी साथियों। चलिए बढ़ेंगे 21 के बाद बढ़ेंगे 22वां प्रश्न की ओर। देखिए 22वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बताइए आप लोग कि अपचयन अभिक्रिया जिसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं में क्या होता है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। क्या इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, या इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, या गैस का उत्सर्जन होता है, या ऊष्मा का अवशोषण होता है। फटाफट बताइए साथियों कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा जो अपचयन अभिक्रिया है ना उसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। यानी 22 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलें। चलिए 22 के बाद बढ़ेंगे हम लोग 23वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए तो 23वां प्रश्न आपके सामने में है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एक संयोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए साथियों जब ना दो तत्व मिलकर के जब निर्माण करता है ना, जहाँ पे जुटता है, ऐसे दिमाग लगा, जहाँ पे जुटता है उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन में H2 और O2 ये दोनों मिलकर क्या बनाया साथियों, H2O जल बनाया। यहाँ पे CaCO3 था, ये टूट करके क्या बना, CaO और CO2 बना। यहाँ पे Zn और CuSO4 था, यहाँ पे क्या बना, ZnSO4 प्लस Cu। यानी Zn क्या किया, Cu को हटा दिया। तो साथियों ये तो आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन संयोजन की बात किया था तो संयोजन अभिक्रिया आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 23 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। चलिए 23 के बाद बढ़ते हैं 24वां प्रश्न की ओर।
24वां प्रश्न आपके सामने है साथियों, पढ़िए आप लोग कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किस रसायन शाखा में होता है। बताइए कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किस रसायन शाखा में होता है। क्या भौतिक रसायन में, या जैव रसायन में, या कार्बनिक रसायन में, या अकार्बनिक रसायन में। फटाफट 24 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। तो देखिए कार्बनिक यौगिक का अध्ययन ना साथियों वो आपका क्या हो जाएगा, कार्बनिक रसायन में हो जाएगा। किसमें, कार्बनिक रसायन में हो जाएगा, यानी 24 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ेंगे 24 के बाद 25वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न आपके सामने में है। देखिए यहाँ पे ना मिस डब्बा बन गया है, यहाँ पे डब्बा बन गया है। क्या है कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो साथियों जहाँ जहाँ पे CnH2n यानी जहाँ जहाँ पे भी डब्बा है ना वहाँ पे अपना n बना दीजिए, CnH2n-2 CnH2n और यहाँ पे आपका CnH2n+2। ठीक है साथियों, अब आप लोग जवाब दीजिए कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से ना एक सवाल हर हाल में पूछे जाते हैं। तो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, ए नहीं बोला ना साथियों, तो आपका हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CnH2n+2। ये आपका अल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा साथियों, यानी 25 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ेंगे 25 के बाद 26वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 26वां प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न संख्या 26 कि निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें ना कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और सिंगल बॉन्ड होगा तो ए नहीं होगा साथियों। तो अब आप ढूंढ लीजिए। देखिए एथीन, मतलब ये नहीं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। आपका एथीन आपका ये C2H4 हो जाएगा। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा साथियों, इसमें भी आपका सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। आपका एथेन इसमें आपका क्या होगा साथियों, सिंगल बॉन्ड होगा। और बेंजीन में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। तो देखिए आपका क्या बोला था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि इसमें ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बने साथियों तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे 26 के बाद 27वां प्रश्न। देखिए 27वां प्रश्न आपका क्या है, रुकिएगा आप लोग। हाँ 27वां प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी विधि धातुओं के शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त है। बताइए कौन सी विधि धातुओं के शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त है। क्या विद्युत अपघटन, या फिर आशवन, या क्रिस्टलीकरण। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि धातुओं के शुद्धिकरण के लिए ना कौन सी विधि, तो विद्युत अपघटन जो है साथियों ये क्या है, उपयुक्त है। यानी शुद्धिकरण के लिए, धातुओं के शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त कौन हो जाएगा, वो आपका विद्युत अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, विद्युत अपघटन। यानी 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे 27 के बाद 28वां प्रश्न की ओर। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलें, अंत में आप लोग को बताना है साथियों, हर हाल में अंत में बताना है आप लोगों को। देखिए 28वां प्रश्न कि लौह अयस्क जो आयरन का ओर है, लौह अयस्क का प्रमुख घटक क्या है। लौह अयस्क का प्रमुख घटक क्या है, क्या आपका Fe2O3, या फिर Cu2O, या फिर ZnO जिंक ऑक्साइड, या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड। बताइए साथियों लौह अयस्क का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा। तो देखिए 28 नंबर जो सवाल है उसका क्या हो जाएगा साथियों, लौह अयस्क का प्रमुख घटक आपका Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड हो जाएगा साथियों। 28 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ेंगे 28 के बाद 29वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए साथियों 29वां प्रश्न आपका क्या है, बोला है कि सबसे मुलायम धातु कौन सी है। आपको जवाब देना है कि सबसे मुलायम धातु कौन सी है। क्या लोहा है, या सोना है, या पारा है। बताइए सबसे मुलायम धातु कौन सी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका सोना है ना साथियों, ये आपका सबसे मुलायम धातु होती है। क्या होती है, सबसे मुलायम धातु आपका सोना होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी 29 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 29 के बाद बढ़ेंगे 30वां प्रश्न की ओर। देखिए 30वां प्रश्न आपके सामने में है कि किसे कोशिका की सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है। बताइए क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या राइबोसोम को कहा जाता है, या लाइसोसोम को कहा जाता है, या केंद्र को कहा जाता है। फटाफट आप लोग जवाब दिए 30 नंबर सवाल का कि किसे कोशिका की सफाई कर्मचारी कहा जाता है। तो साथियों कोशिका की जो सफाई कर्मचारी है ना वो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को कहा जाता है। और इसी को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, और इसको ऊर्जागृह कहा जाता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और ये आपका केंद्र क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। यानी 30 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 30 के बाद बढ़ेंगे 31वां प्रश्न। साथियों 31वां प्रश्न आपके सामने है कि डीएनए जो है किस भाग में पाया जाता है। बताइए क्या वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर केंद्रक में। साथियों ध्यान रखिएगा डीएनए जो है ना आपका केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे, केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। यानी 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे 31 के बाद 32वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए साथियों 32वां प्रश्न आपके सामने में है, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग
कि 32वां प्रश्न, कोशिका की सबसे बाहरी परत पादप कोशिकाओं में क्या होती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या हो जाएगा? क्या कोशिका झिल्ली होगा, या साइटोप्लाज्म, या कोशिका भित्ति, या केंद्रक? तो देखिए पादप कोशिका की बात की है, और पादप कोशिका में ना कोशिका की सबसे बाहरी जो परत है साथियों वो आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति हो जाएगा। और कोशिका भित्ति आपको पता है किसका बना है? सेल्यूलोज का बना है। किसका साथियों? सेल्यूलोज का बना है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, और इसी की वजह से आपका ये क्या होता है? कठोर होता है। और आपको जंतु कोशिका का बोलता तब कोशिका झिल्ली हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए 32 के बाद बढ़ेंगे 33वां प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न आप देखिएगा फटाफट। 33वां प्रश्न आप पढ़िए साथियों, फटाफट आप लोग पढ़िए कि निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? बताइए, कशेरुकी नहीं बोला है। क्या आपका मछली नहीं है, या फिर सांप नहीं है, या केकड़ा नहीं है? बताइए साथियों कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो देखिए 33 नंबर जो सवाल देखिएगा ना, तो आपका जो केकड़ा जो है साथियों, केकड़ा ये कशेरुकी नहीं है। केकड़ा जो साथियों ये कशेरुकी नहीं है, और 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ेंगे 33 के बाद 34वां प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न देखिए क्या है कि ब्रायोफाइटा को किस नाम से जाना जाता है? ये देखिए पादप जगत का ना ये उभयचर होता है साथियों। पादप जगत का जो उभयचर है वो आपका ब्रायोफाइटा है। तो बोला कि ब्रायोफाइटा को किस नाम से जाना जाता है? क्या वो जल के पौधे, या फिर वास्कुलर पौधे, या फिर अपूर्ण स्थलीय पौधे, या फिर बीज रहित पौधे? तो देखिए ब्रायोफाइटा जो है ना इसको उभयचर कहा जाता है। किसका? पादप जगत का उभयचर। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? अपूर्ण स्थलीय पौधे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण स्थलीय पौधे। आपको ब्रायोफाइटा को किस नाम से जाना जाता है? अपूर्ण स्थलीय पौधे के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पादप जगत का उभयचर होता है साथियों। और उभयचर क्या होता है? जो आपका स्थल और जल दोनों जगह होता है। यानी 34 का हो जाएगा आंसर सी। अब बताइए 34 के बाद बढ़ते हैं 35वां प्रश्न की ओर फटाफट। देखिए 35वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। आप लोग इसी तरह से अपना स्कोर काउंट करते चले। देखिए 35वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पौधा जड़ तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है? बताइए कौन सा पौधा जड़ तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है? क्या फर्न, या शैवाल, या फिर मूस? बताइए साथियों कौन सा पौधा जड़ तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है? तो आप ध्यान रखिएगा जो शैवाल जो होता है ना, तो शैवाल, ये शैवाल आपका जड़ तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। यानी 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 35 के बाद 36वां प्रश्न की ओर। साथियों 36वां प्रश्न देखिए आप लोग कि मस्तिष्क को सुरक्षा कौन सी हड्डी प्रदान करती है? हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन को सुरक्षा कौन सा हड्डी प्रदान करती है? क्या मेरुदंड, या फिर पसलियाँ, या खोपड़ी, या फिर रीढ़ की हड्डी? तो देखिए मस्तिष्क को ना सुरक्षा कौन प्रदान करता है? खोपड़ी प्रदान करता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और खोपड़ी में कुल कितना हड्डी है? तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। खोपड़ी में कुल 8 हड्डी है साथियों, इसको भी ध्यान रखिएगा। और देखिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 36 के बाद बढ़ते हैं 37वां प्रश्न की ओर फटाफट। 37वां प्रश्न आप देखिए आ चुका है आपके सामने में, और आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। 37वां प्रश्न कि स्नायु प्रणाली का कार्य क्या होता है? जो स्नायु प्रणाली होता है ना साथियों, इसका कार्य क्या होता है? क्या ये भोजन को पचाना होता है, या रक्त संचार करना होता है, या संदेश भेजना और प्रतिक्रिया देना होता है? बताइए साथियों। तो देखिए जो स्नायु प्रणाली होता है ना साथियों, इसका कार्य हो जाएगा संदेश भेजना और प्रतिक्रिया देना। यानी 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे 37 के बाद 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिए कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी क्या आपका ह्यूमरस हो जाएगा, या फिर फीमर हो जाएगा, या टीबिया हो जाएगा, या फिबुला हो जाएगा? 38 का आप लोग जवाब दीजिए प्यारे साथियों। तो देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी ना आपका फीमर हो जाएगा, जो आपका जांघ की हड्डी है साथियों। और सबसे छोटी हड्डी की बात करता तो कान की हड्डी हो जाता, स्टेपीज हो जाता। यानी 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 38 के बाद बढ़ेंगे 39वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज के सेशन का 39वां प्रश्न, फटाफट आप लोग बताइए 39वां प्रश्न कि पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पुरुषों में जो शुक्राणु का निर्माण होता है ना साथियों, वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्या माइटोसिस प्रक्रिया, या मियोसिस प्रक्रिया, या दोनों प्रक्रिया? फटाफट 39 नंबर का आप जवाब दीजिए। तो देखिए साथियों ध्यान रखिएगा, पुरुषों में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो आपका मियोसिस प्रक्रिया, कौन सा प्रक्रिया? मियोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 39 के बाद 40वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा साथियों। तो बताइए कि श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का
आदान प्रदान कहाँ होता है? बताइए श्वसन तंत्र में आपका श्वसन तंत्र में जवाब दीजिए साथियों। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? क्या श्वास नली में होता है, या ब्रोंकस में होता है, या एल्वियोलाई में होता है, या लंग्स में होता है? साथियों ये वाला सवाल ना बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान आपका एल्वियोलाई में होता है। कहाँ? एल्वियोलाई में होता है। कहाँ पे होता है साथियों? एल्वियोलाई में होता है। यानी सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बताइए साथियों, ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। ये था बिहार डीएलएड सुपर फास्ट के सीरीज का आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। अब आप सभी साथी प्यार से कमेंट में बता दीजिए कि आपका 40 में से कितना स्कोर हुआ। देखिए चाहे जितना भी स्कोर हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर कम हो तब भी, ज़्यादा हो तब भी, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई साथियों। बस इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और तैयारी करते चलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए।